हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे हमारे चैनल द्वारा सभी विषय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में साइंस एवं सोशल साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव में 40 सही हो एवं गणित, अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत में 50 में 50 सही हो तो हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी बजा दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और यह क्लास आपका लाइव चल रहा है, इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन आएगा, उस चैट से जुड़ना ना भूलें। उस चैट में अगर हमारे बताने से पहले अगर किसी भी प्रश्न का आपको आंसर मालूम रहे, उत्तर मालूम रहे तो चैट में ज़रूर लिखें। इससे आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा और गलत होगी तो उससे सीखेंगे। इसलिए लाइव चैट से ज़रूर जुड़े क्योंकि आपको प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास चल रही है। तो इसलिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का जो सेट है दोस्तों, हम लोग साइंस का पार्ट 5 वीडियो देख रहे हैं। आज हम लोग साइंस से पार्ट 5 क्लास देख रहे हैं और जिसमें हम लोग बायोलॉजी का तीसरा वीडियो देख रहे हैं। साइंस का पार्ट 5 है और बायोलॉजी का तीसरा वीडियो जिसमें जैव प्रक्रम से ही देख रहे हैं। जैव प्रक्रम का पार्ट 3 है, याद रखेंगे। जैव प्रक्रम का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं, उसका क्लास चल चुका है। अगर आप चाहते हैं देखना तो प्ले लिस्ट में जाकर चुनना होगा मैट्रिक MKLCC, उसमें जाकर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर यह क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है इसी तरह से और भी क्लास लेने के लिए। इसलिए आप ज़रूर लाइक करें अगर क्लास अच्छा लगे तो, क्योंकि निस्वार्थ भाव से हम आपके लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे तैयार रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का है 26 नंबर से, कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करें, चैट में ज़रूर लिखें। अगर सही हो तो बहुत बढ़िया है, आपका एक टेस्ट हो रहा है, और गलत है तो इससे सीखेंगे। इसलिए अगर इस प्रश्न का आंसर आपको मालूम है तो ज़रूर लिखें। चलिए जल्दी अपना उत्तर लिखें। तो चलिए हम बता रहे हैं कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग एनीमिया है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। हाँ दोस्तों, जो पेड़ पौधा है पादप में देखिए उत्तक होते हैं, पादप उत्तक, जाइलम एवं फ्लोएम। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है पादप में। तो जल्दी से अपना उत्तर चैट में लिखें, आपके पास कुछ समय मिलता है। चलिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है तो जल का वहन करने के लिए, जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो याद रखेंगे पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है तो जल का वहन के लिए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कूटपाद किसमें पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, बहुत ही आसान सवाल है, इसका उत्तर आप लोग जरूर देंगे, हमें आशा है आप लोग जरूर देंगे। और दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के बाद आपको मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में एक भी गलती नहीं होगी और सभी के सभी प्रश्न आएंगे, क्योंकि बहुत ही समय देकर इसको चुना गया है, VVI को चुना गया और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। इसलिए अगर सभी को याद कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छा मार्क्स आने वाले हैं। इसलिए कुछ मेहनत करें, याद करें इसे और प्रैक्टिस सेट जरूर करें। तो कूटपाद किसमें पाया जाता है तो याद रखेंगे कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन सी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है तो याद रखेंगे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमोटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा है जो पौधे के किस अंग में पाया जाता है। जल्दी से अपना उत्तर चैट में लिखें, लाइव चैट से जरूर जुड़े और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना न भूलें। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है तो याद रखेंगे पत्तियों में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है। मानव हृदय का औसत एवरेज प्रकुचन दाब लगभग है, कितना है
तो याद रखेंगे मानव हृदय का औसत प्रकुचन अर्थात संकुचन भी पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे 120 mmHg यह दाब का मात्रक होता है, तो सिंबल होता है। तो मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब कितना होता है, 120 mmHg। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। दोस्तों याद रखेंगे इस तरह से प्रश्न दो तरह से पूछते हैं, एक प्रकाश संश्लेषी अंगक होते हैं, एक अंग होते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो जब अंग पूछे तो पत्ती हो जाएगा। याद रखेंगे अंग पूछे तो पत्ती, अंग होता है बड़ा भाग, अंगक उसके अंदर वाले, तो यहाँ अंग है, क्या हो जाएगा पत्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। बहुत ही आसान सवाल, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो याद रखेंगे वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, भौतिक, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी में भी है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, याद रखेंगे ऑक्सीकरण को उपचयन भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास का आनंद उठा सके। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल द्वारा आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और तैयारी करने के लिए भी लाइव क्लास मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो याद रखेंगे स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए इसमें से सभी आवश्यक है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। यह क्रिया क्या होती है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, वह कौन क्रिया होती है, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हाइड्रेट लवक या केंद्रक में। जो पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है किसमें होती है, जल्दी से अपना उत्तर चैट में लिखें। तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। पिछले बार का पूछा हुआ प्रश्न है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो याद रखेंगे जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। कहाँ, अमाशय में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, जल्दी से बताइए, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या ऊंट में। जल्दी से अपना उत्तर को चैट में लिखें। लाइव चैट से जरूर जुड़े, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लाइव चैट से जरूर जुड़े, इससे आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में। याद रखेंगे कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटेक्स, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। याद रखेंगे सभी लोग, यूरिया है जो रक्त में यकृत से, लिवर से प्रवेश करती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी।
दोस्तों जो सेट में जितने भी प्रश्न हैं उससे अगर चाहे तो आप नोट्स भी कर ले, और अगर इस वीडियो का आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, उससे आपको PDF मिल जाएंगे। तो इसे नोट्स जरूर कर लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत करके एकत्रित किया गया, इसलिए इसे नोट्स जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होगा, रात में होगा, रात दिन दोनों में होगा, या सुबह शाम में होगा? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए सूर्य की प्रकाश कब रहेगी? दिन में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। देखिए दोस्तों पिछले क्वेश्चन में जाइलम था, यहाँ आपको फ्लोएम पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को ही समझते हुए आगे चले। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, जाइलम किसके लिए संवाहक होता है? तो जल के लिए। फ्लोएम किसके लिए होगा? तो भोजन के लिए, याद रखेंगे भोजन के लिए फ्लोएम। और याद करने के लिए अगर रहे तो याद रखेंगे जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल, जल जाइलम। जब पूछे जल के संवाहक के लिए तो जाइलम, जाइलम किसके लिए संवाहक? तो जल के लिए, याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, किसके लिए? तो भोजन के लिए, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए प्रतिदिन 7 बजे क्लास लाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट करेंगे तो हम सब्जेक्टिव का जल्द से जल्द क्लास आपको लाइव लाएंगे, इसलिए हमें सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या ग्लूकोज से, या डिक्टियोजम से? जल्दी से बताएं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किस चीज़ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से निकलता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं तो याद रखेंगे उसे प्लाज्मा कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? प्लाज्मा, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। देखा दोस्तों पिछले क्वेश्चन में कहे थे कि एक प्रश्न रहता है प्रकाश संश्लेषी अंग और एक रहता है अंगक, यहाँ आपसे प्रश्न पूछ दिया अंगक। ध्यान देंगे प्रकाश संश्लेषी अंग कहे तो पत्ती हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन में भी आपको गलत करवाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन दिए हुए हैं। सेटर जानता है कि लड़कन लोग जल्दी से पढ़ता और टिक मार के आता और कहता है कि सही बनाए, हम तो सब सही बनाए। देखिए यहाँ गलती हो जाएगा, यहाँ अंग नहीं अंगक है, इसलिए जब पूछे प्रकाश संश्लेषी अंगक है तो क्या हो जाएगा? हरित लवक, याद रखेंगे हरित लवक। हरित लवक है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है, अंग नहीं, अंग बड़ा भाग हो गया, उसके अंदर अंगक रहते हैं, छोटा हो गया। अंगक पूछे तो हरित लवक, अंग पूछे तो पत्ती, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तो नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखेंगे नेफ्रॉन, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। आप लोग अपना उत्तर हमारे बताने से पहले जरूर अपना लाइव चैट में दें, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, लाइव क्लास में लाइव चैट से जुड़ना न भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो क्या है दोस्तों? लीवर, याद रखेंगे लीवर, लीवर को ही यकृत कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, पिछले क्वेश्चन में आवश्यक है पूछ रहा था, यहाँ आपसे पूछ रहा है नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ें, याद रखेंगे जल्दीबाजी क्वेश्चन पढ़ने में नहीं करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है तो याद रखेंगे स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होते हैं, क्लोरोफिल आवश्यक होते हैं, या सौर प्रकाश अर्थात सूर्य का प्रकाश, या जल। तो याद रखते हैं, आप लोग समझे भी होंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सौर का प्रकाश अर्थात सूर्य का प्रकाश, जल, ये तीनों आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? बहुत ही आसान सवाल। अमीबा देख सकते हैं इस तरह से आकृति, क्योंकि इसकी निश्चित आकृति नहीं होती है, और इससे ही क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। ये सब क्या है? कूटपाद है। तो यही कहता है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो कूटपाद के द्वारा ही अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है, अंदर जाता है। अमीबा के अंदर किसके द्वारा भोजन जाता है? तो कूटपाद के माध्यम से ही। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा। जल्दी से चैट में लिखें कि क्या होगा। अमीबा में भोजन किसके द्वारा अंतर्ग्रहण होता है? तो कूटपाद के द्वारा, ऑप्शन ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न में आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया हुआ है। नहीं 30.5 किलो जूल प्रति मोल होती है, नहीं 305 किलो जूल प्रति मोल, नहीं 3.5 किलो जूल प्रति मोल। इसलिए इस प्रश्न का इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। तो आज हम लोग कुल 25 देखे और 50 टेक्ला देख लिए हैं। और यह था जीव विज्ञान से पार्ट 3 वीडियो और साइंस का पार्ट 5 वीडियो। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और याद रखेंगे प्रतिदिन शाम 7 बजे हमारे चैनल पर लाइव क्लास चल रही है, इसलिए लाइव क्लास से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि लाइव क्लास का कुछ अलग ही मज़ा है। आप लाइव चैट से जुड़ सकते हैं, बाद में लाइव चैट का ऑप्शन नहीं रहती है, इसलिए आप लाइव चैट से जरूर जुड़े और लाइव क्लास से जरूर जुड़े। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।